गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम 18 जनवरी 2025 के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि हमने जैसे पिछले सेशंस के अंदर डिस्कस किया था ना कि यूएस हो गया, कतर हो गया, इजिप्ट हो गया, इनके द्वारा इसराइल और हमास का युद्ध खत्म करने के लिए काफी मीडिएशन किया गया। एंड यहाँ पर कल जो नेतन्याहू जी हैं, राइट, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा बोला गया था कि हमास की वजह से थोड़ी सी अड़चनें आ रही हैं। बट अब फाइनली क्या हुआ है, ये जो सीज फायर डील थी, ये इसराइल सिक्योरिटी कैबिनेट के द्वारा अप्रूव कर दी गई है। हालांकि अभी भी इसको फाइनल अप्रूवल जो मिलेगा वो आप नोटिस कर पाओगे कि जो इसराइल की फुल कैबिनेट है उसके द्वारा यहाँ पे दिया जाएगा। अब यहाँ पर इसराइल के अंदर अगर आप नोटिस कर पाओगे ना, तो नेतन्याहू के कुछ एक कोलिशन पार्टनर्स हैं जो कि फार राइट विचारधारा को बिलोंग करते हैं। उनके द्वारा काफी ज्यादा विरोध किया जा रहा है इसके ऊपर। तो आने वाले समय में देखना होगा कि क्या नेतन्याहू की कुर्सी बची रहेगी या नहीं बची रहेगी, क्या उनके कोलिशन पार्टनर उनसे हट जाएंगे। दिस इज समथिंग टू बी सीन। बट ऐसा एक्सपेक्टेड है कि सीज फायर हो सकता है संडे से ही यहाँ पे हमें स्टार्ट हो जाए। एंड अगर आप नोटिस करोगे ना इस पूरी वॉर के बारे में, तो आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने क्रॉस बॉर्डर अटैक किया था जिसमें लगभग 1200 इजरायली लोग मारे गए थे, वहां से एक ट्रिगर हमें यहाँ पे पॉइंट देखने को मिलता है। लगभग 15 महीने यहाँ पे हो चुके हैं। एंड आप नोटिस कर सकते हो कि जब इसराइल ने इसको रिस्पॉन्ड किया ना, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लगभग 46,000 पैलेस्टीनियंस की यहाँ पे मृत्यु हुई है। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि 50% से भी ज्यादा जो लोग जिनकी डेथ हुई है वो या तो महिला थे या बच्चे थे। तो डेफिनेटली वेस्ट एशिया के अंदर काफी हद तक इस वजह से डिस्टेबलाइजेशन हुआ। एंड ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो पर्टिकुलर पूरा का पूरा डील होगा ना, ये फेजेस के अंदर होगा। पहले फेज के अंदर ऐसा होगा कि लगभग 33 हॉस्टेजेस जो हैं गाजा के अंदर, उनको यहाँ पे रिलीज किया जाएगा, इसराइल वो वापस आ पाएंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसराइल भी हंड्रेड्स ऑफ पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स को यहाँ पर उनको रिलीज करेगा, उनको एक्सचेंज करेगा। अब जो दिक्कत आएगी ना उसके बाद वाले फेज के अंदर आएगी कि वहां पर कैसे करें, क्योंकि वहां पर क्या होगा, वहां पर जो बाकी के हॉस्टेजेस होंगे जिसमें मेल सोल्जर्स भी इंक्लूडेड हैं, उनको कैसे यहाँ पर उनको वापस भेजना है, दैट इज समथिंग जो कि हमें आने वाले समय में अंदर पता लगेगा। दोस्तों, डेट है आज की 18 जनवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं या और कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से, वो सारा कंटेंट मैं आप लोगों के साथ यहीं पर शेयर करता हूँ। एक जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट के बारे में। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली अपना ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट का जनवरी एडिशन यहाँ पे रिलीज किया है। एंड यहाँ पर कुछ एक इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। देखो, इनमें से कुछ एक फैक्ट्स आप अपने मेंस के आंसर्स के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर अदरवाइज आपको कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ से पता लगेंगे। जैसे अगर हम बात करें ना कि दुनिया भर में महंगाई कैसे रहने वाली है, तो ये रिपोर्ट यहाँ पे बता रही है कि जो बात करें, अ, आप नोटिस कर पाओगे जो महंगाई रहेगी वो लगभग 2.7% के आसपास रहेगी 2025 और 2026 के अंदर। अगर हम बात करें लगभग 2 साल पहले, तो आप जानते होंगे उस टाइम बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लेशन देखने को मिल रही थी, राइट, एंड उससे हम काफी हद तक अब कम हो पाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ग्रोथ कैसी रहेगी, तो आप नोटिस कर पाओगे 2.7% ग्रोथ रहेगी 2025 के अंदर, एंड उसी के आसपास 2026 के अंदर रहेगी, जो कहीं ना कहीं दिखाती है कि बहुत अच्छी कोई ग्रोथ हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं आने वाले सालों के अंदर। इसके अलावा 2010 से लेकर 2019 के कंपैरिजन में ना हम 0.4% पीछे चल रहे हैं। एंड इनफैक्ट अगर आप नोटिस कर पाओगे, हमारा तो 2030 तक टारगेट है, दैट इज SDG 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 क्या है आपका, नो पॉवर्टी का। अगर उसको अचीव करना है तो हमें तो बहुत तेजी से ग्रो करना पड़ेगा। पर ये जो हमारी ग्रोथ है ये बिल्कुल भी सफिशिएंट नहीं है पॉवर्टी को टैकल करने के लिए। कुछ और दिक्कतें भी हम फेस करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलिसी शिफ्ट हो गया, या फिर पॉलिसी के रिगार्डिंग अनसर्टेनिटी है, किसी जगह के ऊपर सरकारें बदल जाती हैं। बाकी स्लो प्रोग्रेस है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के अंदर, मेजर इकोनॉमीज के अंदर उतनी एक्टिविटी अच्छे से नहीं हो रही। तो ये कुछ कुछ कंसर्न्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें डेवलपिंग इकोनॉमीज की, तो डेवलपिंग इकोनॉमीज के अंदर आप नोटिस कर सकते हो ये जो ग्रोथ है 4.1% के आसपास यहाँ पे रहेगी 2025 के अंदर, एंड 2026 के अंदर थोड़ी सी कम होगी, 4% हो जाएगी। भारत और चाइना को अगर हम छोड़ देना, तो बाकी देशों में उतना अच्छा कोई खास ग्रोथ हमें देखने को मिल नहीं रही। एक यहाँ पे आपको टर्म पता होना चाहिए जो होता है एक्सटर्नैलिटी। आप लोगों ने इकोनॉमी के अंदर भी एंड एनवायरनमेंट के अंदर भी ये टर्म सुना होगा। देखो, लेट से मेरी एक कोई फैक्ट्री है, अब मैं फैक्ट्री के अंदर खूब प्रोडक्शन तो कर रहा हूँ, तो उससे मैं इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट तो कर रहा हूँ,
पर कहीं न कहीं मैं साथ ही साथ हो सकता है एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रहा हूँ। तो होता पता क्या है, जब आप कैलकुलेट करोगे जीडीपी वगैरह, तो आप कैलकुलेट क्या करोगे, आप डेफिनिटली देखोगे मैंने कितने वैल्यू गुड्स एंड सर्विस का प्रोड्यूस किया। पर शायद आप ये जो एनवायरनमेंट का मैंने नुकसान किया है, इसको आप देख ही नहीं पाओगे, है ना? इस चीज़ को बोलते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ ऐसा इम्पैक्ट हुआ है चीज़ों के ऊपर, जो कहीं न कहीं आप अकाउंट में ले ही नहीं पा रहे। कई बार फ़ायदा भी होता है, उसको हम पॉज़िटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे कि यहाँ पर हमें डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के अंदर काफ़ी सारी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ देखने को मिल जाती है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइमेट चेंज का इंक्रीज़िंग कॉस्ट हो गया। तो इस तरह के कंसर्न्स भी हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें, बाकी और डेटा आप देख सकते हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर देखो और भी बुरा हाल है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप गाज़ा की बात कर लो, सूडान की बात कर लो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होना, वायलेंस होना, इन सब चीज़ों की वज़ह से दिक्कत आई है। पहले ही बहुत दिक्कतें थी, कोविड-19 पैंडेमिक हो गया, रशिया ने यूक्रेन का इन्वेजन किया, अब दिक्कतें इनको रिगार्डिंग और यहाँ पे बढ़ती हुई हमें देखने को मिल जाएँगी। भारत के अंदर अच्छी बात ये है कि 6.7% से हम एक्सपैंड करेंगे, 2025 के अंदर भी एंड 2026 के अंदर भी, एंड हमने चाइना को यहाँ पे बीट कर दिया है एज़ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी, ऐसा यहाँ पे वर्ल्ड बैंक का कहना है। कुछ एक चीज़ें भारत के अंदर जो अच्छी हैं, वो ये हैं कि रूरल एरियाज़ के अंदर डिमांड बढ़ रही है, डिमांड बढ़ेगी तो जीडीपी बढ़ेगी, और साथ ही साथ अगर हम बात करें, फार्म प्रोडक्शन भी अब हमारी अच्छी खासी उसमें एक रिकवरी आई है, जिससे कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ी है। हालाँकि दिक्कतें क्या है? दिक्कतें हैं भारत के अंदर इन्फ्लेशन और स्लो लैंडिंग ग्रोथ। स्लो लैंडिंग ग्रोथ की वजह से लोगों के हाथ में पैसा कम होगा, जिससे कहीं न कहीं शहरों के अंदर लोग खर्च कम करेंगे। ये कुछ कंसर्न्स भी यहाँ पर वर्ल्ड बैंक के द्वारा यहाँ पे बताए गए हैं। दोस्तों, वर्ल्ड बैंक आप जानते ही होंगे, वर्ल्ड बैंक को बनाया गया था सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम के ऊपर, 1944 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। आपके जो ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के नाम से आप जानते हैं वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ को, ठीक है? तो आप नोटिस कर सकते हो कि यहाँ पर आप अंडरस्टैंड कर पाओगे, इसकी 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिसमें से भारत भी एक मेंबर है। जब हम बात करते हैं ना वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर आपको 5 अलग-अलग इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल जाएँगे। पहला है आपका आईबीआरडी, दूसरा है आईडीए, तीसरा है आईएफसी, चौथा है आपका अमीगा एंड पाँचवाँ है आपका आईसीएसआईडी। थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, जैसे आईबीआरडी का काम क्या रहता है, ये आपके सॉवरेन देशों को या प्रोजेक्ट जो कहीं कहीं न कहीं सॉवरेन देशों की तरफ बैक्ड है ना, उसको लोन देने का काम आईबीआरडी का होता है। एक है आपका आईडीए, ये जो सबसे गरीब देश होते हैं ना, उनको यहाँ पे लोन देने का काम आईडीए का होता है। आईएफसी आपका प्राइवेट सेक्टर को फाइनेंस करता है। अगर हम बात करें मीगा की, ये एक तरह की इंश्योरेंस की तरह यहाँ पे काम करता है, क्योंकि लेट्स से अगर आप किसी जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको डर लगेगा कल को कुछ रेजीम चेंज हो गया या कहीं और कारणों की वजह से दूसरे देश में मेरी इन्वेस्टमेंट खराब तो नहीं हो जाएगी। तो मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी जो है ना, वो यहाँ पर इस तरह से एफडीआई को प्रमोट करती है। एंड आखिरी है सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। ये एक तरह से आपके जो भी आपके लड़ाई झगड़े होते हैं, उनको सेटलमेंट की यहाँ पे बात करता है। अब आपको ध्यान में ये रखना है कि भारत आईसीएसआईडी इसका मेंबर नहीं है। इसके अलावा मीगा का भी, इसके अलावा आईएफसी, आईडीए, आईबीआरडी, इन सभी का भारत को मेंबर देखने को मिल जाएगा, बट आईसीएसआईडी के हम मेंबर नहीं हैं। कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, कमोडिटी मार्केट आउटलुक, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग आपको देखने को मिल जाएँगी। अगले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ सियाचिन ग्लेशियर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हर साल आप लोग जानते होंगे 15 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? हम सेलिब्रेट करते हैं आर्मी डे के रूप के ऊपर। इस दिन को रिलायंस जियो ने ये अनाउंस किया कि 4G और 5G सर्विसेज़ हम सियाचिन ग्लेशियर के अंदर डिप्लॉय करेंगे, जो कि दुनिया के सबसे हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफ़ील्ड है। अब थोड़ा-सा यहाँ पर ना आपको लोकेशन पर्सपेक्टिव से सियाचिन ग्लेशियर को अंडरस्टैंड करना होगा। मैंने ना बहुत सारी यहाँ पे पिक्चर्स लगा दी हैं ताकि आपको समझ आए। देखो, पहली बात तो आप ये अंडरस्टैंड करो कि देखो पूरा का पूरा कश्मीर भारत का है, इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है। जम्मू कश्मीर बिलॉन्ग्स टू इंडिया, एंटायर पार्ट, ठीक है? बट दिक्कत क्या हो रखी है, कुछ एक एरियाज़ ऐसे हैं जो या तो पाकिस्तान के कंट्रोल में है आज के समय के ऊपर, या कुछ एक एरियाज़ चाइना के कंट्रोल में हैं। हालाँकि इसमें विदाउट अ डाउट द एंटायर जम्मू एंड कश्मीर बिलॉन्ग्स टू यूनियन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आप लोग अंडरस्टैंड करो कुछ लोकेशंस को। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी शख्सगाम वैली, ठीक है? ये दरअसल में वो रीजन आपको देखने को मिलता है जो कि पाकिस्तान ने चाइना को सीड कर दिया इन 1963। देखो, भारत का हिस्सा है ये, पर पाकिस्तान ने एक तरह से चाइना को गिफ्ट कर दिया। ऊपर से आप नोटिस कर पाओगे, ये है एक्साई चीन वाला रीजन, जो कहीं न कहीं चाइना के ऑक्यूपेशन के अंदर आता है। इधर आपको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के आपको रीजन्स आपको देखने को मिल जाएँगे। अब आपको ना यहाँ पर एक पॉइंट समझना है। पहली बात तो ये समझो, ये है लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आपको ये लाइन ऑफ कंट्रोल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक पॉइंट आता है एनजे 9842, वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पर आप एनजे 9842 पॉइंट समझना,
एंड ये जो पूरा रीजन आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलेगा ना यहाँ पे, ये आपको सियाचिन ग्लेशियर देखने को मिल जाता है। ठीक है, ये जो नीचे वाला पॉइंट था ना, दिस नथिंग बट NJ9842। ठीक है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा आप और देखना चाहते हो, ठीक है, तो ये पूरा रीजन जो था ये आपका सियाचिन ग्लेशियर यहाँ पे आपको बन जाएगा। अब सियाचिन ग्लेशियर की जब मैं बात करता हूँ ना, तो आपको ध्यान में क्या रखना है, इट इज अ पिडमॉन्ट ग्लेशियर। ये कौन सा ग्लेशियर होता है, ये देखो कई बार पता क्या होता है, लेट से थोड़ा आपका आइस का मास था, ठीक है, एंड वो लो लाइंग प्लेन्स की तरफ यहाँ पर आ गया। लेट्स से वो फ्लो करता है डाउन स्लोप होता हुआ लो लाइंग प्लेन्स की तरफ जब आ जाता है ना, तो जो ग्लेशियर फॉर्म होता है वो आपको उसको आपको पीडमोंट ऑफ ग्लेशियर आप उसके कह सकते हो। एक बहुत बड़ा ग्लेशियर होता है जो एक वैली ग्लेशियर के एंड के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा, जो फ्लैट लैंड के ऊपर इस तरह से स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों सबसे हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड तो मैंने आपको बता ही दिया, पर अगर हम बात करें लेंथ की टर्म्स की, तो आप नोटिस कर सकते हो दुनिया का सेकंड लॉन्गेस्ट ग्लेशियर देखने को मिल जाएगा वर्ल्ड के नॉन पोलर रीजन्स के अंदर। सबसे बड़ा कौन सा है नॉन पोलर रीजन के अंदर, दैट इज आपका फेडचेंको ग्लेशियर, जो आपको तजाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। अब आप अंडरस्टैंड करना, यहाँ पर से ना आपको जो देखने को मिलेंगी, आपको माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे आपको यहाँ पे काराकोरम माउंटेन्स देखने को मिल जाएंगी। तो जो आपका सियाचिन ग्लेशियर है वो ईस्टर्न काराकोरम रेंज में आपको देखने को मिल जाएगा, एंड NJ9842 पॉइंट के आपको नॉर्थ ईस्ट में देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है, तो सारे मैंने मैप्स बता दिए हैं। इधर भी ना कुछ एक एरियाज ऐसे रहे हैं पिछले सालों के अंदर जो इंडिया और चाइना के कॉन्फ्लिक्ट जोन्स रहे हैं, तो ये लोकेशंस भी आपको पता होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको गलवान के बारे में बताना चाहिए, डेप्सांग के बारे में, दौलत बेग ओल्डी हो गया, ले हो गया, आपका दारबुक हो गया, राइट। ये लोकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने पूछ लिया था कि कौन कहाँ पे है कौन सा प्लेन, तो यू मस्ट हैव अ आइडिया कि अच्छा ये पोजिशन यहाँ यहाँ पे लाई करती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक्साई चीन के आपको ईस्ट में देखने को मिल जाएगा एंड लेक इन नॉर्थ में। इस तरह से लद्दाख की यूनियन टेरिटरी का पार्ट भी है। एक इंपॉर्टेंट रिवर आपको पता होना चाहिए, नुब्रा रिवर, जो कि श्योक रिवर की ट्रिब्यूटरी है ना, वो यहाँ से ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है, और जो श्योक रिवर है वो इंडस रिवर सिस्टम का ही पार्ट है। बाकी इसके अलावा आप नोटिस कर पाओगे, ये जो ओरिजिनेट होता है सियाचिन ग्लेशियर, ये आपका इंदिरा कोल वेस्ट के ऊपर ओरिजिनेट होता है एंड डिसेंड करता है। मतलब आप नोटिस कर पाओगे इंदिरा कोल वेस्ट 6115 मीटर की उस पे है, एंड ये डिसेंड करता है 3570 मीटर के तक। इसके अलावा ये सियाचिन ग्लेशियर भारत के कंट्रोल में ही है, जब हमने 1984 के अंदर ऑपरेशन मेघदूत यहाँ पे किया था। बाकी इसकी इंपॉर्टेंस डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप नोटिस कर सकते हो कि जो पीओके वाला रीजन है ना, ये वाला, इसके बिल्कुल ही आपको पास में देखने को मिल जाएगा। तो स्ट्रेटेजिक एडवांटेज हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है, काफ़ी स्ट्रेटेजिक ऑब्जर्वेशन हम यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो सक्सगम वैली वाला एरिया है उसको भी है, प्लस एट द सेम टाइम जो काराकोरम पास है ना, उससे काफ़ी पास में आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा ये एक स्ट्रेटेजिक बफर की तरह हमारे सामने यहाँ पे काम करेगा एज अ बैरियर बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। एंड लेट्स से कल को कोई टू फ्रंट वॉर आ जाता है, तो डेफिनेटली हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है टैकल करना, कि अगर हमें वेस्टर्न बॉर्डर से भी और नॉर्दर्न बॉर्डर दोनों से कहीं ना कहीं थ्रेट आता है, तो सियाचिन ग्लेशियर का इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे बन जाएगा। इसके अलावा देखो जो आपकी चाइनीज फोर्सेज है ना, जो लिबरेशन आर्मी है, लगभग 60,000 उसके फोर्सेस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे ईस्टर्न लद्दाख के अंदर। तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स हैं। बाकी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न्स हैं, तो उनको भी ओवरसी करना, जो कि कहीं ना कहीं इंडिया की सॉवरेनिटी के अगेंस्ट जाता है। तो ये सब चीज़ें हमें आज के समय देखने को मिल जाएंगी, तो इस वजह से सियाचिन ग्लेशियर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। अगले टॉपिक पे दोस्तों चलते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं स्वामित्व स्कीम के बारे में। स्वामित्व की पहले आप एक बार फुल फॉर्म देख लीजिए। इट स्टैंड्स फॉर सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। दोस्तों विलेज एरियाज में पता क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि हमें पता ही नहीं होता कि कौन सी जमीन किसकी है, एंड जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से बहुत सारे प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी के माध्यम से विलेजेस का सर्वे कर रहे हैं, उनको मैप कर रहे हैं, ताकि इस तरह के जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म हो, एंड एट द सेम टाइम हम यहाँ पर प्रॉपर्टी ओनर्स को क्या दे पाएं, उनको रिकॉर्ड दे पाएं, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री 18 जनवरी यानी कि आज के दिन क्या करेंगे, 65 लाख प्रॉपर्टी कार्ड्स यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर द स्वामित्व स्कीम। आपको ध्यान में ये रखना है कि जो स्कीम है ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, जहां पर पूरा का पूरा पैसा यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इट कम्स फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। इनफैक्ट इसको जो लॉन्च किया गया था वो 2020 के अंदर इसको लॉन्च किया गया था, 24 अप्रैल को। एंड हर साल 24 अप्रैल को हम नेशनल पंचायती राज डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। तो मैंने जैसा कहा, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स यहाँ पे कम हो जाएंगे, प्लस एट द सेम टाइम क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी है, आपके पास प्रॉपर एक कार्ड है, राइट, अब उसको इस्तेमाल करके आपको इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट यहाँ पे
बैंकों के माध्यम से बहुत आराम से मिल पाएगा। प्रॉपर्टी का असेसमेंट अच्छे से हो पाएगा एंड प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्ट करने में भी यहाँ पे अब आसानी हो पाएगी, क्योंकि आपको पता लग गया है कि प्रॉपर्टी कितनी किसकी है एंड कौन इसका यहाँ पे प्रॉपर मालिक है। इसके साथ-साथ रूरल एरियाज़ के अंदर डेवलपमेंट भी अच्छे से हो पाएगा एंड प्रॉपर हम विलेजेस की रिगार्डिंग हम उनकी डेवलपमेंट प्लान्स भी यहाँ पे बना पाएँगे। तो आप नोटिस कर सकते हो इस तरह के जो सर्वेज़ हैं वो लगभग 3,17,000 विलेजेस के अंदर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जो कि हमारे टारगेट का 92% है। बाकी आप नोटिस कर पाओगे लगभग सवा 2 करोड़ यहाँ पे प्रॉपर्टी कार्ड्स प्रिपेयर हो चुके हैं, लगभग 1.5 लाख विलेजेस के रिगार्डिंग एंड जो मध्य प्रदेश, यूपी, छत्तीसगढ़ एंड कुछ और यूटीज़ के अंदर यहाँ पे पूरा का पूरा काम कंप्लीट भी हो चुका है। आगे एक और टॉपिक हमें अंडरस्टैंड करना है, वो है रिगार्डिंग द थर्ड लॉन्च पैड। देखो आप लोग जानते होंगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के रिगार्डिंग, ठीक है? यहाँ पर अगर आप लोकेशन समझने की कोशिश करो तो ये रहा आपका श्रीहरिकोटा जो स्पेस पोर्ट है। ये देखो चेन्नई के बिल्कुल पास में है, बट आता ही ये आंध्र प्रदेश स्टेट के अंदर है। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए। ऑलरेडी अगर हम बात करें ना श्रीहरिकोटा की, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें 2 लॉन्च पैड देखने को मिल जाएँगे। एक था फर्स्ट लॉन्च पैड, एक है दूसरा लॉन्च पैड। फर्स्ट लॉन्च पैड आपका जो पीएसएलवीज़ हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, उनके लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है और साथ-साथ जो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स हैं, उनके लिए यहाँ पे इस्तेमाल होता है। सेकंड जो लॉन्च पैड बनाया गया था, वो यहाँ पर जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स एंड साथ-साथ जो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 है ना, इनको यहाँ पे सपोर्ट करता था। तो हमारे पास ऑलरेडी 2 लॉन्च पैड थे। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर एक तीसरा लॉन्च पैड हम यहाँ पे बना रहे हैं। होता क्या है लॉन्च पैड? लॉन्च पैड के माध्यम से हम अपने रॉकेट्स, अपने स्पेसक्राफ्ट्स इन सभी को स्पेस में भेजते हैं। तो 2 ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे श्रीहरिकोटा में एग्ज़िस्ट करते थे। अब हमने यहाँ पे तीसरा लॉन्च पैड हम यहाँ पे बनाने जा रहे हैं। अब इसके माध्यम से क्या होगा, हम अपने जो हेवियर एडवांस रॉकेट्स हो गया, उनको यहाँ पर हम यहाँ पे लॉन्च कर पाएँगे। इसके अलावा हमारा जो इंडिया का स्पेस स्टेशन बनाने का हमारा प्रोग्राम है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन हो गया, उसको यहाँ पे मदद करेगा और बहुत सारे इंडियन क्रूड लूनर लैंडिंग है, उनको यहाँ पे मदद करेगा। हमारा जो स्टार्टअप इकोसिस्टम है, उनको कुछ चीज़ें चाहिए होंगी, तो उनको भी यहाँ पे मदद हो पाएगी। अब एक बात आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे कि सर हम श्रीहरिकोटा में ही तीसरा लॉन्च पैड क्यों बना रहे हैं? देखो पहली बात आप ये समझना कि जो ये वाला पॉइंट है ना श्रीहरिकोटा, ये कहाँ पे लाई होता है? ये होता है 13 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो इक्वेटर के काफ़ी हद तक पास में है एंड इक्वेटर में पास में होने की वजह से क्या होता है, अर्थ की जो रोटेशनल स्पीड होती है, हम उसका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से क्या होता है जो आपके रॉकेट्स है ना, उसको एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा। एक एक्स्ट्रा बूस्ट मिलेगा तो कहीं न कहीं आप नोटिस कर पाओगे रोटेशनल स्पीड से ये बूस्ट मिल रहा है, जिस वजह से जो फ्यूल, जो तेल की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो काफ़ी हद तक कम होती हैं। इसके अलावा क्योंकि श्रीहरिकोटा में ही ऑलरेडी हमारे पास 2 लॉन्च पैड है, तो दूसरे के साथ एक तीसरा ऐड करने में जो कॉस्ट लगेगी वो कम लगेगी। अगर हम कहीं पे एक नया बिल्कुल ज़ीरो से हम बनाते हैं ना, तो वहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे वहाँ पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता, पर ऑलरेडी 2 थे, तीसरा बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, उसके लिए कॉस्ट जो लगी वो काफ़ी कम अब लगेगी, तो इसलिए हम यहाँ पे तीसरा लॉन्च पैड हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगा श्रीहरिकोटा के अंदर। अगले टॉपिक पे दोस्तों आते हैं, दैट इज़ फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। थोड़ा-सा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यूनियन होम मिनिस्टर हमारे इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च करेंगे एज़ अ पार्ट ऑफ विकसित भारत। विकसित भारत तो आप जानते ही होंगे, हम चाहते हैं कि हमारी जब आज़ादी के 100 साल हों, तो उस समय हम यहाँ पे देश कैसा बने, वो एक डेवलप्ड कंट्री बने। अब टेक्निकली पता क्या उसके लिए एक इम्पोर्टेंट काम क्या होगा, उसके लिए ना हमें हमारे जो ट्रैवलर्स हैं, ठीक है? उनके लिए जो इमिग्रेशन का प्रोसेस है ना, वो थोड़ा-सा आसान करना होगा। एंड उसी लिए हम यहाँ पे लाए हैं फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। यहाँ पर क्या होगा, हम इसमें यहाँ पे ना टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे। जैसे जो भी आपके रजिस्टर्ड ट्रैवलर्स हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, वो अपने बोर्डिंग पास को स्कैन करेंगे आपके ई गेट के ऊपर। वहाँ पर उसके माध्यम से आपकी सारी की सारी जो फ्लाइट डिटेल्स हैं, वो मिल जाएँगी। फिर आपको पासपोर्ट को स्कैन करना पड़ेगा। फिर ई गेट के ऊपर आपका बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होगा एंड आप नोटिस कर पाओगे, एक तरह से अगर सारी चीज़ें हो गई वेरीफाई, तो उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पे क्लीयरेंस दे दिया जाएगा। तो इससे क्या हो रहा है, इससे आप नोटिस कर पा रहे हो कि चीज़ें जो होंगी ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएँगी एंड हम कोई ऐसे पहले देश नहीं है जो ये काम कर रहे हैं। आप लोगों ने यूएसए का ना ग्लोबल एंट्री प्रोग्राम आप लोगों ने सुना होगा। यूके का आप लोगों ने रजिस्टर्ड ट्रैवलर सर्विस प्रोग्राम सुना होगा। ऐसे और भी बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएँगे। जैसे आप लोगों ने ईयू का भी शायद स्मार्ट बॉर्डर इनिशिएटिव सुना होगा। तो ये जो सारे के सारी चीज़ें हैं, ये भी क्या करते हैं, ये भी फास्ट ट्रैक करते हैं आपकी इमिग्रेशन को। तो इसके माध्यम से हम क्या हो करेंगे, तेज़ी से इमिग्रेशन क्लीयरेंस दे देंगे ऑटोमेटेड ई गेट्स के माध्यम से। और आप नोटिस कर पाओगे इनिशियल लॉन्च जो था ना उसका, वो 2024 में ऑलरेडी हो गया था इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर, जहाँ पर इंडियन सिटीज़न्स को, ओसीआई कार्ड होल्डर्स को
बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हम ये चीज़ प्रोवाइड कर रहे थे। तो वर्ल्ड क्लास इमिग्रेशन हम यहाँ पे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये जो चीज़ पहले इंडियन सिटीज़न ओसीआई कार्ड होल्डर्स को थी ना, अब हम ये फॉरेन सिटीज़न्स को भी यहाँ पे देने जा रहे हैं। तो पहला जो फेज़ 1 है, वो अभी इसको हम रोल आउट करेंगे भारत के अलग-अलग 21 मेजर एयरपोर्ट्स के ऊपर, जिसमें आपका दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोचीन देखने को मिल जाएगा। तो डेफ़िनेटली विकसित भारत की तरफ एक कदम है एंड डेफ़िनेटली इससे जो आपका ट्रैवल एक्सपीरियंस है, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूदन हो जाएगा। ये है आपका फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम। अगले टॉपिक में दोस्तों आते हैं आर्किपेलागो कैबो वर्डे के बारे में हम थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। दोस्तों एक ना सबसे पहली बात आप ये समझो कि वर्ल्ड बैंक की एक और भी रिपोर्ट आती है। इसका नाम क्या है? द कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, जिसको हम सीसीडीआर के नाम से जानते हैं। अब इस रिपोर्ट में क्या बोला गया है? इस रिपोर्ट में बोला गया है कि जो आपको यहाँ पे कंट्री देखने को मिल जाएगी ना, इसको हर साल $140 मिलियन पर ईयर यहाँ पे इन्वेस्ट करने होंगे, अगर क्लाइमेट और डेवलपमेंट चैलेंजेस को इसको एड्रेस करना है। अब कुछ एक बातें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहली बात तो ये जो मैं कंट्री की बात कर रहा हूँ, ये वेस्टर्न मोस्ट केप ऑफ अफ्रीका के ऊपर यहाँ पे उसके ऊपर इसका नाम रखा गया है। ये आपको अटलांटिक ओशन के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। अंडरस्टैंड करना, ये एक आइलैंड कंट्री है, ठीक है? सेनेगल जो कंट्री है ना, उसके बिल्कुल पास में आपको यहाँ पे कंट्री देखने को मिल जाएगी। वही यहाँ पे इसका नियरेस्ट पॉइंट है कॉन्टिनेंट के ऊपर। इसके अलावा ये आपके 10 वोल्केनिक आइलैंड्स का आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा, जिसका टोटल एरिया आपको 4333 4033 स्क्वायर किलोमीटर एरिया देखने को मिल जाएगा। ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ की पोर्टुगीज़ है एंड इसकी जो कैपिटल है दैट इज़ आपका प्राया ऑन द सेंटियागो आइलैंड्स। तो 2 चीज़ें हमें यहाँ पे पता करनी थी। एक तो वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट है, द कंट्री क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, एंड दूसरी यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंट्री की यहाँ पे लोकेशन हमें यहाँ पे पता होनी चाहिए। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीवन। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस की। दोस्तों मैंने कल आपके कुछ एक कमेंट्स पढ़े, तो मैंने डिसाइड ये किया है कि मंडे से, यानी कि जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी मंडे को, तो मंडे से एक तो कुछ एक जो प्लेसेस न्यूज़ में चली आ रही हैं, हम उनको डेफ़िनेटली एक-एक प्लेस डेली का डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे एंड दूसरा जो क्वेश्चंस लेंगे ना, वो करंट अफेयर्स के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस लेंगे। जहाँ पर भी करंट अफेयर्स का कुछ ना कुछ स्टैटिक के साथ लिंकेज होगा, हम उसको साथ-साथ में देखते हुए चलेंगे ताकि हमारा चीज़ों का रिवीजन अच्छे से हो जाए। प्लस एट द सेम टाइम देखो पीवाईक्यूज़ हमने काफ़ी हद तक कर लिए हैं, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे लगभग हम 7 महीने पहले हमने यहाँ पे ये पीवाईक्यूज़ करने स्टार्ट किए थे और डेली के लगभग 2 से 3 एमसीक्यूज़ हमने जो डिस्कशन किए हैं, तो उससे कहीं न कहीं आप नोटिस कर पाओगे पिछले 7 महीने में मोर देन 500 पीवाईक्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं अपने प्रीलिम बूस्टर के माध्यम से, व्हिच इज़ अ फेयरली हाई नंबर, ठीक है? अब हम थोड़ा करंट अफेयर, स्टैटिक का लिंकेज और कुछ प्लेसेस इन न्यूज़ जो कहीं न कहीं रही हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो आज का आपका कुछ और आपके सजेशंस हो या और कुछ पॉइंटर्स हो, आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है? आज आपको कोई होमवर्क नहीं दिया जा रहा, आपको पुराने क्वेश्चन जो थे मैंने कल दिए थे उसको हम डिस्कस यहाँ पे करेंगे। देखो यहाँ पर कल क्या होमवर्क दिया था, एक जो क्वेश्चन था वो था प्लेस और उसके रिवर के कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे अगर हम बात करें ना पंढरपुर की, तो पंढरपुर क्या आपका चंद्रभागा रिवर के ऊपर ही है? बिल्कुल। देखो ये जो पंढरपुर सिटी है ना, ये आपको महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगी एंड यहीं पर आपको जो लॉर्ड विट्ठल और जो रुक्मिणी मंदिर है, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। तो डेफिनिटली स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें त्रिचुकुली की, तो यहाँ पर आपका श्री था स्वामी जो टेम्पल है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है एंड वो यहीं लोकेटेड है कावेरी नदी के बैंक्स के ऊपर, तमिलनाडु में। इसके अलावा जो हम्पी की बात करें ना, दोस्तों जो हम्पी है वो मालप्रभा नहीं बल्कि आपका जो तुंगभद्रा रिवर है, उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा एंड हम्पी तो बहुत ही फेमस है, चाहे वो विरूपाक्ष टेम्पल की बात करें, नंदी स्टैच्यू की बात कर लें, उस लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत था, तो ऑप्शन नंबर वे 1 एंड 2 ओनली इज़ द राइट आंसर। इसके अलावा दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था राज्यसभा के रिगार्डिंग उनकी स्पेशल पावर्स। देखो राज्यसभा की स्पेशल पावर्स आपको 4 डेफिनिटली पता होने चाहिए। एक है आर्टिकल 249 के अंदर दी गई है। यहाँ पर क्या-क्या कर सकता है ना, यहाँ पर अगर लेट्स से राज्यसभा क्या कर सकता है, वो पार्लियामेंट को ऑथराइज़ कर सकता है कि कोई एक मुद्दा जो स्टेट लिस्ट में है ना, उसके ऊपर भी वो लॉ बना सकता है, तो ये राज्यसभा का स्पेशल पावर है। इसके अलावा आर्टिकल 312 की अगर हम बात करें, राज्यसभा पार्लियामेंट को ऑथराइज़ कर सकता है अगर कोई नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है, जो कि कॉमन हो सेंट्रल स्टेट के लिए, तो पावर राज्यसभा के पास है। इसके अलावा आर्टिकल 67 क्या बात करता है कि वाइस प्रेज़िडेंट को अगर आपको हटाना हो ना, तो वो जो आपको रिमूवल का रेज़ोल्यूशन लाना है, वो केवल और केवल राज्यसभा के अंदर लाया जा सकता है, नॉट इन लोकसभा। एंड एक चौथी जो चीज़ है, अगर लेट्स से आपका लोकसभा डिसॉल्व्ड है बिफोर और ड्यूरिंग द इमरजेंसी पीरियड, तो उस समय के ऊपर इम्पोज़ करना नेशनल इमरजेंसी या प्रेज़िडेंट रूल को या फाइनेंशियल इमरजेंसी को, यानी कि तीनों आर्टिकल 352, 356 और 360 वो इफेक्टिव रह सकता है अगर उसको राज्यसभा अप्रूव कर दे। तो ये कुछ स्पेशल पावर्स आपको राज्यसभा के कॉरेस्पॉन्डिंग देखने को मिल जाएगी, जो लोकसभा के पास पावर्स नहीं है।
तो यहाँ ऑप्शंस की अगर हम बात करें ना तो आप नोटिस कर पाओगे ऑप्शन बी यहाँ पर सही रहेगा, बाकी चीज़ें यहाँ पे इसके स्पेशल पावर्स में नहीं आती। तीसरा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था वो था रेड सैंडर्स के रिगार्डिंग। दोस्तों रेड सैंडर्स की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली आपको साउथ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा, आंध्र प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका जो आईयूसीएन स्टेटस है वो आपको एंडेंजर्ड देखने को मिल जाएगा। तो पहली बात तो यहाँ पे डेफिनेटली करेक्ट है। पर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट नहीं बल्कि सदर्न ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग देखने को मिलेगा। पहला ठीक था, दूसरा गलत था, तो ऑप्शन ए वन ओनली इज द राइट आंसर। ये कुछ ट्रू एंड फॉल्स के स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप बता सकते हो। कल जो आपको होमवर्क दिया था आईएनएस नीलगिरी के बारे में, तो ये आपको एक फ्रिगेट देखने को मिलेगा, ना कि आपका सबमरीन, तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा। जलीकट्टू की दोस्तों बात करें तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, तो ये भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। चीतल या स्पॉटेड डियर की बात करें तो एंडेंजर्ड नहीं बल्कि लीस्ट कंसर्न विजिटर्स है, तो ये भी आपका यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप भी अपने एंड पे हार्डवर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।